न्यूयॉर्क में भारत के कौंसल जनरल श्रीमान रणधीर जायसवाल जी और उपस्थित सभी हमारे प्रवासी बंधुगण, मैं सबसे पहले अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबके साथ संवाद करना मेरे लिए और मेरी टीम के लिए अत्यंत ही गौरवास्पद है और प्रसन्नता का क्षण भी। अपनी मातृभूमि से हजारों किलोमीटर दूर अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से आप सब ने जो कुछ भी अर्जित किया है वो अभिनंदनीय है ही, लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद अपनी मातृभूमि के प्रति वही लगाव, ये हमारी प्रसन्नता का विषय है और मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता इस बात की भी है कि अपने व्यस्त व्यावसायिक दिनचर्या से समय निकाल करके आप सब अपनी मातृभूमि के प्रति, भारत के प्रति, उत्तर प्रदेश के प्रति, यहाँ के प्रत्येक घटित होने वाली घटना पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं और यहाँ के सर्वांगीण विकास के प्रति न केवल रुचि लेते हैं बल्कि एक सकारात्मक सहयोग करने के सदैव पक्षधर रहते हैं। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, जैसा कि अभी अनिल चोपड़ा जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी कि आबादी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। और जहां तक जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि प्रकृति और परमात्मा ने तो हम पर बहुत बड़ी कृपा की, लेकिन प्रकृति और परमात्मा से प्राप्त हुए उस उपहार को सौभाग्य में बदलने में कहीं न कहीं कोई कोताही जरूर हुई, जिसके कारण हम लोगों ने आर्थिक उन्नयन की उन नई ऊंचाइयों को अब तक प्राप्त नहीं कर पाया जिसे हम प्राप्त करने के हकदार थे। कोई बात जरूर रही होगी, लेकिन आप जैसे उद्यमी और हर एक क्षेत्र के विशेषज्ञों का सहयोग अगर उत्तर प्रदेश की हमारी टीम को प्राप्त होगा तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रकृति और परमात्मा ने सबसे उर्वरा भूमि दी है, सबसे अच्छा जल संसाधन दिया है, अच्छा मैन पावर भी दिया है, प्रचुर मात्रा में मैन पावर हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। और अब हमारी सरकार ने यहाँ की जो आवश्यकता थी, उत्तर प्रदेश के अनुरूप उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के टूरिज्म की जो संभावनाएं हैं, खासतौर पर जब हम लोग टूरिज्म की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और मैं तो उत्तर प्रदेश की जब बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि ये मानवीय सभ्यता की प्रथम भूमि है। याद करिए, मनु उस धरती के पहले राजा हुए और मनु की राजधानी अयोध्या थी। जिस परंपरा में बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया, वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी, वाराणसी आज भी उत्तर प्रदेश में है।
प्रयागराज जो हमारी संगम की धरती है और दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुंभ जिस पवित्र धरती पर आयोजित होता है वह उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और उनकी लीला भूमि मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की पवित्र और बड़ी नदियों में गंगा, यमुना, सरयू, गोमती ये सभी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। अनेक आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा के साथ साथ यहां पर इको टूरिज्म के लिए, हेरिटेज टूरिज्म के लिए जो अनेक संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को तो हम लोगों ने यहां पर देखा ही है। और मैं इन संभावनाओं के पीछे हमारे पास जो स्पिरिचुअल टूरिज्म की पार संभावनाएं हैं, मैंने इस पोटेंशियल को अनुभव किया प्रयागराज कुंभ के दौरान। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक मंच पर आप जैसे जो भारत माता के सपूतों के माध्यम से बहुत मजबूती के साथ रखने का प्रयास रखा और उसका परिणाम है योग आज वैश्विक मंच पर भारत की एक धरोहर के रूप में भारत के गौरव को बढ़ा रहा है। प्रयागराज कुंभ यूनेस्को ने उसे विश्व के यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। कुंभ की परंपरा हजारों वर्षों की हमारी विरासत का परिणाम है, लेकिन कुंभ यहां पर गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का पर्याय बन चुका था। और जब प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन किया, हमारी टीम ने काम किया, तो प्रयागराज कुंभ को हमने स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा के एक नए मानक पर रख करके वैश्विक मानचित्र पर एक भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में प्रयागराज कुंभ को स्थापित किया। और उसका परिणाम रहा कि प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पे संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। दुनिया के लगभग 187 देशों के प्रतिनिधियों ने अपना प्रतिनिधित्व प्रयागराज कुंभ में किया। लगभग 100 के आसपास देशों के राजदूतावासों ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। भारत के हर राज्य से और लगभग हर गांव की उपस्थिति इस अवसर पर होती है। और मैं आप सबको बधाई दूंगा, आप सबका अभिनंदन भी करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज उत्तर प्रदेश में 500 वर्षों के उस विवाद का हम समाधान करने में सफल हुए हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण मार्ग कार्य का शुभारंभ 5 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से इस कार्य का शुभारंभ भी हो चुका है। दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में हम अयोध्या को विकसित करने जा रहे हैं। उसकी पूरी कार्य योजना हमारी बन चुकी है और मैं तो आप सबको आमंत्रित करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश में पधारें, अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में देखें। अयोध्या से काशी, काशी से प्रयागराज और संगम में फिर पवित्र संगम में डुबकी लगा करके अपनी यात्रा का आनंद लें। वहां से मथुरा वृंदावन होते हुए फिर देश की राजधानी दिल्ली, ये मातृभूमि के प्रति आप सबका आगमन का एक नया आनंद आप सबको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं के लिए ही आवश्यक था कानून का राज हो। किन्हीं कारणों से प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश बदनाम हो चुका था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत मजबूत स्थिति में है। प्रदेश के 24 करोड़ जनता को सुरक्षा देना ये हमारा नैतिक दायित्व है और प्रदेश के अंदर एक सुरक्षित माहौल में निवेश करने के लिए, हर एक व्यक्ति के प्रति एक सुरक्षित माहौल देने के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के कई राज्यों के लिए एक उदाहरण बन रही है। और अक्सर आप इस बारे में सुनते होंगे कि उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे ऐसे मामलों में जो प्रदेश के अंदर दंगों के कारण बनते थे, अव्यवस्था के कारण बनते थे, कानून व्यवस्था के गंभीर संकट के कारण बनते थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नजीर प्रस्तुत की है आज न तेज न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के कई देशों के अंदर वहां इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए लोग लालायित दिखते हैं। तो कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति के साथ ही उत्तर प्रदेश ने अपने यहां हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर में निवेश की कुछ सेक्टोरियल पॉलिसीज भी बनाई हैं और हमारा यह मानना है कि पिक एंड चूज न हो। हम लोग एक सुनिश्चित हर एक क्षेत्र में निवेश के लिए हम लोगों ने उतनी अपनी नीतियां तैयार की हैं। उन नीतियों के अंतर्गत सरकार के प्रोत्साहन से, सहयोग से निवेश करने के लिए हर एक निवेश को उचित माहौल देने की और इसके लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के लिए निवेश मित्र पोर्टल भी विकसित उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार का जो बिजनेस रिफॉर्म के लिए उन्होंने 2016-17-18 में एक व्यवस्था बनाई थी, उसमें 186 सुधारों में से 187 में से 186 में से उत्तर प्रदेश ने सुधार किए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की एक लंबी छलांग जो 2016 में पहले 14वें नंबर पर था, 2017 में ये 12वें नंबर पर आया और आज उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाते हुए देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यानी जो अपार संभावनाएं हर एक फील्ड में हैं। कोविड मैनेजमेंट में उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे कि ये जो वैश्विक महामारी कोरोना आई है इसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर तबाही मचेगी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है हमारे सामने चैलेंज ज्यादा थे। आप सभी जानते हैं लगभग 40 लाख के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए और 60 लाख ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश से होते हुए गए। बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहां के जितने भी कामगार और श्रमिक दूसरे राज्यों में थे वे सभी उत्तर प्रदेश होते हुए गए और उत्तर प्रदेश सरकार ने के सहयोग से उन राज्योों तक पहुंचाए गए। और उस सब के बावजूद अगर हम लोग कोविड की पॉजिटिविटी का रेट देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये 5% से कम है। CFR अगर हम देखें तो ये 1% के आसपास है। पूरे देश और दुनिया के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही हमारा अमेरिका की तुलना में कमजोर रहा हो, लेकिन कोविड मैनेजमेंट हमारा किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत बेहतरीन रहा है। उत्तर प्रदेश ने और हमारी टीम ने ये करके प्रदेश के अंदर दिया है, देश के सामने किया है। WHO को उत्तर प्रदेश के कोरोना मैनेजमेंट की सराहना करनी पड़ी है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। आज प्रदेश के अंदर हमारे 4 एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये लखनऊ से गाजीपुर होते हुए वाराणसी तक जोड़ रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और हमारा प्रयास है कि हम मार्च 2021 में इस एक्सप्रेसवेज को यातायात के लिए उपलब्ध करवा देंगे। यह हमारे यूपी के ईस्टर्न पार्ट की इकोनॉमी की बैकबोन बनने जा रही है। दूसरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड क्षेत्र को हम लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए बुंदेलखंड के सभी जनपदों को हम जोड़ने जा रहे हैं। इसमें जालौन भी है, झांसी का एक पार्ट भी है, महोबा है, हमीरपुर है, बांदा है, चित्रकूट है और इन सभी को जोड़ते हुए एक एक्सप्रेसवे चित्रकूट तक जा रहा है। चित्रकूट हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी भी है। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय चित्रकूट में ही व्यतीत किया था और प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु चित्रकूट आता है। यानी चित्रकूट अगर आज के दिन पर दिल्ली कोई श्रद्धालु जाना चाहेगा तो चित्रकूट से उसे दिल्ली तक अगर बाई रोड हो जाता है तो उसे पहुंचने में लगभग 12-13 घंटे लगते हैं। लेकिन जब एक्सप्रेसवे बनेगा 1 वर्ष के बाद कंप्लीट होगा
तो यही दूरी मात्र 5 घंटे में चित्रकूट से चल करके कोई भी नागरिक, बुंदेलखंड का कोई भी नागरिक 5 घंटे में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहुंच सकता है। तीसरा एक्सप्रेसवे हमारा गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है। और चौथा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक, ये लगभग 600 किलोमीटर से अधिक बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये जितने भी एक्सप्रेसवे हैं केवल एक्सप्रेसवे मात्र नहीं है, हर एक जनपद में एक औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की भी एक व्यापक कार्य योजना हमारी चल रही है। और हमारी सरकार ने पहले से ही प्रदेश के अंदर के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक अभिनव योजना पहले से हम लोगों ने चलाई है, जो देश की एक लोकप्रिय योजना आज बन चुकी है। आप सभी उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले से सुविधा है, ये व्यवस्था है। खासतौर पर अगर आप अलीगढ़ में देखेंगे तो अलीगढ़ के ताले फेमस हैं, लेकिन ये केवल ताला ही नहीं, हार्डवेयर का बेहतरीन कार्य अलीगढ़ में पहले से होता रहा है, लेकिन उसके प्रमोशन की व्यवस्था नहीं थी। फिरोजाबाद का ग्लास, कन्नौज का इत्र, मुरादाबाद के पीतल की, खुर्जा की क्रॉकरी, मेरठ के स्पोर्ट्स आइटम, आगरा के लेदर के आइटम, मुजफ्फरनगर का गुड़, वाराणसी की साड़ियां, भदोई की कालीन, अमरोहा का ढोलक, पीलीभीत की बांसुरी, सिद्धार्थनगर जनपद का काला नमक चावल, प्रतापगढ़ का आंवला, यानी हर एक क्षेत्र का अलग अलग प्रोडक्ट हम लोगों ने उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया और एक लोकप्रिय योजना ये चली है। और आज भारत यानी हमारा यूनियन बजट जो भारत सरकार का बनता है उसमें भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को आगे प्रोत्साहित करने के लिए बजट में विगत वर्ष भारत सरकार ने प्रावधान किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो आत्मनिर्भर भारत का आधार ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये योजना ही बनने जा रही है। ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से इस पे काफी कार्य चल रहा है और इसके लिए अलग अलग जगह कॉमन सर्विस सेंटर है, इसके क्लस्टर विकसित करने की कार्रवाई है, इसकी डिजाइनिंग, इसकी मार्केटिंग, इसकी ब्रांडिंग, इन सब की तैयारी हर एक स्तर पर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्रेस वेज के साथ ही हम लोगों ने 75 जनपद हैं, हर एक जनपद को हम लोगों ने 4 लेन से जोड़ने की एक व्यापक कार्य योजना तैयार की, जिसमें अधिकतर हम लोग जोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले जितने भी हमारे इंटरस्टेट या इंटरनेशनल मार्ग हैं, इन सब को भी 4 लेन की कनेक्टिविटी से हम जोड़ रहे हैं। ज्यादातर जुड़ चुके हैं, जो थोड़े बहुत हैं हम कुछ ही महीनों के अंदर इन सभी को जोड़ चुके होंगे। प्रदेश के अंदर तहसील और विकासखंड मुख्यालयों को 2 लेन के साथ हम जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला वाटरवे हल्दिया से वाराणसी तक जुड़ चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में मात्र हमारे 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, आज 8 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं। 29 एयरपोर्ट पे हमारा कार्य चल रहा है। जेवर में हम लोग एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। और यही नहीं, कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हम लोगों ने तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। चित्रकूट में भी हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, आजमगढ़ में भी बना रहे हैं, सहारनपुर में, मेरठ में, अलीगढ़ में, बरेली, यानी हर एक स्थल पर एयरपोर्ट या तो फंक्शनल हो चुके हैं या एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश शासन के द्वारा प्रारंभ की गई है। मेट्रो के लिए 2017 तक उत्तर प्रदेश का एक भी शहर मेट्रो से नहीं जुड़ा था। आज हमारे 4 शहर मेट्रो के साथ, मेट्रो की सेवाएं 4 शहरों में हैं, राजधानी लखनऊ में, गाजियाबाद में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। वर्तमान में कानपुर में और आगरा में मेट्रो कार्य का शुभारंभ हो चुका है।
और भविष्य में हम अपने अन्य शहरों को भी जोड़ रहे हैं। मेरठ से दिल्ली रैपिड रेल के निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। मेरठ से दिल्ली की दूरी को हम कम कर सकें, इसके लिए 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ को जोड़ने के लिए वर्तमान में बन रहा है। आगामी कुछ महीनों में बन के तैयार हो जाएगा। मेरठ से हरिद्वार की दूरी को कम करने के लिए जहां हम एक्सप्रेसवेज के साथ तो उसको जोड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ गंगा नहर के दोनों ओर भी हम लोग टू लेन के 2 अच्छे मार्ग वहां पर उसके साथ जोड़ करके कावड़ यात्रा के साथ साथ सामान्य यातायात के लिए भी उन मार्गों का उपयोग करेंगे। इस पर हम बृहद स्तर पर कार्य हमारा वर्तमान में चल रहा है। प्रदेश के अंदर ऊर्जा सेक्टर में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छी सुधार हुई है। ओपन एक्सेस की सुविधा हमने औद्योगिक क्षेत्रों को उपलब्ध कराया है और प्रदेश के अंदर इन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ने की जो तैयारी चली है उसी का परिणाम है कि अभी परसों सैमसंग ने उत्तर प्रदेश शासन के साथ जो एक एमओयू हमारे साथ पहले हस्ताक्षरित किया था, उसमें देश का पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश सैमसंग उसमें करने जा रहा है। एक डाटा सेंटर की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है, जिसमें लगभग 6,500 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर के रूप में एक नए निवेश के रूप में हम लोग यहां पर देख रहे हैं। पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई थी, जो कार्य थे, इन सभी को ध्यान में रख करके जो तत्परता यहां पर दिखाई है टीम यूपी ने, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इस दौरान हुआ। और ये निरंतर जिस प्रकार से नए नए अवसर प्रदेश के अंदर मिल रहे हैं, हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति इसमें बहुत प्रोत्साहित है। मुझे प्रसन्नता होगी ये जो सेक्टर हमारे पास हैं हर एक स्तर पर। अभी हम एक नई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। 1947 से लेकर के 2017 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी के अंदर बने थे और 2017 से 2020 के बीच मात्र 3 वर्ष में हम वर्तमान में 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। एक एम्स गोरखपुर में निर्मित हो चुका है। मुझे लगता है कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। एम्स के समकक्ष एक संस्थान वाराणसी में बन रहा है। कैंसर का एक टाटा ट्रस्ट की मुंबई की तर्ज पर एक हॉस्पिटल वाराणसी में बनकर के तैयार हो चुका है। विगत वर्ष वह संचालित हो चुका है। लखनऊ में भी हम लोगों ने एक कैंसर का हॉस्पिटल बनकर के तैयार किया है और उसका भी शुभारंभ कुछ ही दिन पहले लखनऊ में हम प्रारंभ कर चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे 16 जनपद अभी ऐसे हैं जहां पर न तो निजी क्षेत्र का और न गवर्नमेंट का ही कोई मेडिकल कॉलेज है। हम उसकी एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। इसमें शासन भी सहयोग करेगा, पीपीपी मोड पे या किस रूप में, इसके बारे में हम लोग भारत सरकार से भी विचार विमर्श कर रहे हैं। एक नेशनल मेडिकल काउंसिल का गठन मेडिकल के लिए भारत सरकार ने गठित किया है, उनके साथ हमारी वार्ता हो रही है और एक नई नीति के एक नया हम उसके लिए पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं कि जो जनपद अभी ऐसे हैं जहां पे विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, वहां पर एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा सके। और जो बात अभी राजेश सोत्रिया जी ने जो बताया है कि वे संभल से उनका संबंध रहा है, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में उन्होंने, मैं कल ही मैं मुरादाबाद में था और आज मैं मेरठ में था। कल मैंने गाजियाबाद में एक मानसरोवर भवन, कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन भी किया है। जो भी श्रद्धालुजन कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें 1 लाख रुपए की सब्सिडी उन्हें उपलब्ध कराते हैं।
सिंधु दर्शन की यात्रा में जो श्रद्धालु जन जाते हैं उन्हें भी हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं। चार धाम की यात्रा में, उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा में भी जो जाना चाहेंगे उन सब की सुविधा के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, देश के अंदर द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए जो भी श्रद्धालु जाएगा, तो दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में ही हम लोगों ने एक भव्य भवन, कैलाश मानसरोवर भवन का कल ही लोकार्पण किया है। और मैं कल गाजियाबाद में था, आज मेरठ के अंदर मैंने वहां पे कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण करने के साथ ही वहां पे मैं स्वयं ही उस क्षेत्र में जा रहे थे। हम लोग एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बनाने जा रहे हैं। यानी ये सब कार्य हो रहा है। हम लोग कई नए विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी एक्ट भी हम लोगों ने बनाया। निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय मानक का कोई विश्वविद्यालय बनाना चाहेगा, हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी यूपी के अंदर आई है। ये बहुत सारे क्षेत्र हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर भी कई यूनिवर्सिटीज नई बनाने जा रहे हैं। सहारनपुर में हम एक विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं, अलीगढ़ में बनाने जा रहे हैं, आजमगढ़ में बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा एक हम लोग लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज में ही बनाने जा रहे हैं, और भी अन्य, उसमें भी एक आयुष यूनिवर्सिटी हम लोग बनाने जा रहे हैं। लखनऊ में एक श्रद्धेय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी हम लोग लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। यानी ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर निवेश का एक जो बेहतरीन माहौल वर्तमान में बनाया गया है, आप सबके प्रोत्साहन से इसको हम और तीव्र कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है, और जितने भी हमने पॉलिसी बनाई है सब पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और मैं चाहूंगा आप सब इसको देखेंगे, आपको उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश शासन के साथ जुड़ने में, उत्तर प्रदेश में निवेश करने में स्वयं भी प्रसन्नता होगी। और उत्तर प्रदेश तो वैसे भी ये अपने आप में पुण्य की भूमि है। यहां पर यहां के जो तीर्थ स्थल हैं और यहां की भूमि में जो आकर्षण है वो अपने आप में अद्भुत है। उस आकर्षण के कारण मुझे लगता है कि हमें प्रदेश के अंदर एक सुरक्षित माहौल में न केवल निवेश करने में बल्कि अपने व्यवसाय को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने भविष्य के लिए भी कुछ कार्य योजनाएं अपनी तैयार की हैं। आप सब जानते हैं कि इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश में एक नई फिल्म सिटी पर भी कार्य कर रहे हैं, और नोएडा के पास जेवर एयरपोर्ट से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर हम ये फिल्म सिटी देने जा रहे हैं। लगभग 1000 एकड़ का हम लोगों ने वहां पर भूमि आरक्षित की है इसके लिए। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है। इसके 6 नोड तैयार प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किए थे, और उत्तर प्रदेश के अंदर इसमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, जिसमें अलीगढ़ भी एक नोड है। अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, आगरा, झांसी और चित्रकूट, इन सब को लेकर के यहां पर युद्ध स्तर पर यह कार्य चल रहा है। मुझे प्रसन्नता होगी कि आप सब ने इसमें रुचि दी है। उत्तर प्रदेश में शुगर इंडस्ट्री में व्यापक संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश 119 चीनी मिलें वर्तमान में हम संचालित कर रहे हैं। ये दोनों हैं, हमारी कोऑपरेटिव और फेडरेशन की भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी हुई, और निजी क्षेत्र की भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आग्रह पर ही भारत सरकार ने शुगर केन से इथेनॉल बनाने की परमिशन दी है। यानी एक ग्रीन एनर्जी के रूप में इथेनॉल अब डीजल और पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट बन करके यहां के किसानों की समृद्धि में सहायक बन सकता है। और साथ साथ एक चीनी मिल के साथ अगर कोजन प्लांट भी लगता है, डिस्टिलरी और इथेनॉल प्लांट भी लगे, फाइन शुगर के निर्माण की भी कार्रवाई को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया है। ये अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, और मैं चाहूंगा कि बहुत सारी संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं,
या फिर अन्य बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर हम लोग निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश सरकार की नीति के अंतर्गत ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से जुड़े हुए हमारे उद्यमियों ने और उत्तर प्रदेश के हमारे सभी बंधुओं ने वहां पर इस कार्य में रुचि ली, और मैं खासतौर पर धन्यवाद दूंगा अपने माननीय सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी को, जिन्होंने इस संबंध में एक नई पहल की है। हमारी टीम विगत दिनों अमेरिका गई थी, उस समय भी आप लोगों का एक सकारात्मक सहयोग उत्तर प्रदेश की इस टीम को प्राप्त हुआ था, और सुधांशु जी भी इस संबंध में एक सकारात्मक पहल कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम लोग उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में हम लोग सफल होंगे। मैं आप सब के लिए, आप सबके द्वारा आज उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति अपनी रुचि दिखाने के लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके देश में भी और दुनिया में भी उत्तर प्रदेश को हम हर एक फील्ड में, चाहे वह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हो या फिर आर्थिक और अपनी परंपरागत सभ्यता और संस्कृति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इन सब में आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से राकेश जी आपका और आपके साथ जो भी हमारे प्रमुख उद्यमी और महानुभाव उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से जुड़े हुए हमारे उद्यमी और अन्य महानुभाव, डॉक्टर देवेंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राजेश रोतिया जी, श्रीमान अनिल चोपड़ा जी, श्रीमान HR शाह जी, श्री राजीव अग्रवाल जी, और उन पूरी टीम, आकाश जी का और उन पूरी टीम का, जो आप लोग वहाँ पर रह कर के भी अपने देश के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में एक सकारात्मक सोच रखते हैं, एक स्नेह रखते हैं यहाँ की जनता के साथ। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सब के जीवन में खुशहाली आए और 1 जनवरी से प्रारंभ हो रहे इस नए वर्ष की आप सबको मैं हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश के विकास को और भारत के विकास को आगे बढ़ाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के $1 ट्रिलियन की यूपी की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने और भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास में हम सब सहभागी बन पाएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। आप सबके सहयोग के लिए मैं एक बार फिर से हृदय से साधुवाद देते हुए आप सबको इस अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।